जय हिंद फ्रेंड्स। घटना चक्र की हिस्ट्री बुक की सीरीज़ में हम दूसरा चैप्टर आज कवर करने वाले हैं, जिसका नाम है इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो सबसे पहले इस बुक की समरी हम कवर करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन आंसर देखेंगे। यहाँ पे मैंने सिर्फ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स या कुछ ही पॉइंट्स लिखे हैं, पर घटना चक्र के बुक के साथ साथ हम एक एक पॉइंट कवर करते चलेंगे। उस बात से आप एकदम निश्चिंत रहिए, ठीक है। तो थ्योरी पार्ट से स्टार्ट करते हैं। द इंडस वैली सिविलाइजेशन इज ऑल्सो नोन एज द हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन को हड़प्पा सिविलाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है। Archaeologists used the term culture for a group of objects distinctive in style that are usually found together within a specific geographical area and a period of time। देखिए, कल्चर, जब भी हम बोलते हैं कल्चर, तो इस बात से हमारा मतलब क्या होता है। कल्चर कुछ विशिष्ट ऑब्जेक्ट्स को, विशिष्ट लैंग्वेज को, वे ऑफ लिविंग को या प्रैक्टिस ऑफ रिलीजन को दिखाता है, ठीक है भाई। जैसे कि गुजरात के लोग हैं, वे अलग तरीके से बातचीत करेंगे, उनके खाने पीने का रहन सहन कुछ और होगा, उनके कपड़े पहनने का रहन सहन कुछ और होगा। यूपी के लोग होंगे, उनके खाने पीने का रहन, उनके बातचीत करने का तरीका और उनके रहने का तरीका एक अलग तरीके से होगा। तो हर स्पेसिफिक जियोग्राफी अपने हर अलग अलग जियोग्राफी में अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं, और वे अलग अलग तरीके से खाते पीते हैं, कपड़े पहनते हैं, बोलचाल करते हैं, ठीक है, रिलीजियस एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। वही उनका कल्चर कहलाता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। In the case of Harappan culture, these distinctive objects include seals, beads, weights, stone blades and even baked bricks। तो हड़प्पन कल्चर की बात करें तो हड़प्पन कल्चर की विशिष्टता क्या है। यहाँ पे एक खास प्रकार के ऑब्जेक्ट्स हमको मिले हैं, जैसे कि सील्स हो गई, बीड्स यानी मोतियों की माला हो गई, कुछ नाप तोल करने वाली वेट्स वगैरह हो गए, और कुछ आपने देखा होगा सील वगैरह भी हमें प्राप्त हुए हैं वहाँ से, है ना। बेक्ड ब्रिक्स यानी पकी हुई ईंटें भी प्राप्त हुई हैं। अच्छा, हड़प्पा कालीन सभ्यता की मेन विशिष्टता ये भी थी कि यहाँ के जो घर बने हुए थे ये पकी ईंटों से बने हुए थे, ठीक है। तो चलिए दूसरे पॉइंट पे चलते हैं। द हड़प्पन सील इज पॉसिबली द मोस्ट डिस्टिंक्टिव आर्टिफैक्ट ऑफ द हड़प्पन और इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। तो ये जो हड़प्पा काल में हमको सील मिला हुआ है, तो हड़प्पा काल सभ्यता की बात करें तो इस काल में सबसे ज़्यादा जो विशिष्ट कलाकृति मिली है वे हमें सील मिली हैं। विशिष्ट प्रकार की सील्स यहाँ से प्राप्त हुई हैं, ठीक है। सील क्या होती थी? एक प्रकार की मोहर जिसको कह सकते हैं, और उसमें अलग अलग कलाकृतियाँ भी हमको मिली हैं। सील्स वर डिस्कवर्ड एट हड़प्पा बाय आर्कियोलॉजिस्ट दयाराम साहनी। तो दयाराम साहनी ने इन मोहरों की खोज की थी, ठीक है, 1921 में दयाराम साहनी ने इन सील्स की खोज करी थी। अनदर आर्कियोलॉजिस्ट डॉक्टर राखाल दास बनर्जी फाउंड सिमिलर सील्स एट मोहनजोदाड़ो, leading to the conjecture that these sites were the part of a single archaeological culture, ठीक है। 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा में मुहरों की खोज की, और राखाल दास बनर्जी ने सिमिलर प्रकार के जो मुहर थे, जो सील्स थी, वो मोहनजोदाड़ो से प्राप्त करी। तो इससे ये हमको अनुमान लगा, ये आगे पता चला कि ये दोनों जो आर्कियोलॉजिकल कल्चरल साइट्स हैं ये एक ही कल्चर को बिलोंग करती हैं, ठीक है। बेस्ड ऑन दीज फाइंड्स, जॉन मार्शल, डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, अनाउंस्ड द डिस्कवरी ऑफ अ न्यू सिविलाइजेशन इन इंडस वैली टू द वर्ल्ड। तो इस साक्ष्य के आधार पे, इस खनन के आधार पे जॉन मार्शल, जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल थे, इन्होंने अनाउंस किया, इन्होंने वर्ल्ड को बताया कि हड़प्पा कालीन सभ्यता नाम की एक सभ्यता मिली है। कहाँ से? भारत से,
ठीक है, भारत पाकिस्तान इंक्लूडिंग। हड़प्पा इज लोकेटेड इन मोंटगोमरी डिस्ट्रिक्ट, करेंटली इट इज़ इन साहिवाल डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब प्रोविंस पाकिस्तान। तो हड़प्पा पाकिस्तान के मोंटगोमरी डिस्ट्रिक्ट, जिसको आज की डेट में साहिवाल डिस्ट्रिक्ट के नाम से जाना जाता है, पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस से प्राप्त हुआ है। ठीक है, आई मीन लोकेटेड है हड़प्पा। उसके बाद मोहनजोदाड़ो कहाँ पे लोकेटेड है? तो मोहनजोदाड़ो इज़ लोकेटेड ऑन द राइट बैंक ऑफ इंडस रिवर। इंडस रिवर के राइट बैंक में मोहनजोदाड़ो स्थित है। और ये मोहनजोदाड़ो कहाँ पे है? लरकाना डिस्ट्रिक्ट, सिंध प्रांत, पाकिस्तान में। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द स्टुअर्ट पिगट, द टू साइट्स हड़प्पा एंड मोहनजोदाड़ो वर ट्विन कैपिटल ऑफ एन एक्सटेंसिव किंगडम। स्टुअर्ट पिगट की बात करें तो उनके अनुसार हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो ये दो महानगर होते थे एक एक्सटेंसिव किंगडम की, मतलब एक विस्तृत साम्राज्य की दो राजधानियां हुआ करती थीं। किसके अनुसार, किसने ये बात कही है? स्टुअर्ट पिगट ने। ठीक है, उसके बाद कार्बन डेटिंग 14, ठीक है, डेटिंग प्रोसेस इंडिकेट्स द हड़प्पन पीरियड to be from 2300 BC to 1700 BC। ठीक है, तो कार्बन डेटिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके माध्यम से हम पता लगाते हैं कि वस्तु कोई भी कितनी पुरानी है। और कैसे पता लगाते हैं कि किसी वस्तु का कार्बन क्षरण होने की एक अवधि होती है, उसी अवधि के अनुसार जो है हम डिटेक्ट कर पाते हैं कि कोई वस्तु कितनी पुरानी है। ठीक है, तो इस प्रोसेस के अनुसार, कार्बन डेटिंग 14 प्रोसेस के अनुसार हड़प्पन पीरियड 2300 BC से 1700 BC के बीच का काल माना जाता है, विच इज़ स्लाइटली एक्सेप्टेड ड्यूरिंग द पीरियड 2300 BC to 1900 BC। द ग्रोथ ऑफ दिस सिविलाइजेशन वॉज एट पीक। ठीक है, तो कार्बन डेटिंग के अनुसार जो हड़प्पा कालीन सभ्यता का पीरियड रहा है वो 2300 से 1700 BC रहा है। और जो इसका पीक, मतलब कि जो ग्रोथ वाला मीन, जब बहुत फ्लरिश कर रहा था ये सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, वे पीरियड 2300 BC से 1900 BC के बीच माना जाता है। द ग्रोथ ऑफ दिस सिविलाइजेशन वॉज एट, ये तो हो गया पॉइंट। Mesopotamia and Egyptian civilization are contemporary to the Indus civilization। तो मेसोपोटामिया और इजिप्शियन सभ्यता थी जो इंडस वैली सभ्यता के साथ ही साथ पैरेलल में रन कर रही थी। अब डिफरेंट रिसर्चर्स के मुताबिक उन्होंने हड़प्पा कालीन सभ्यता का टाइमलाइन अलग अलग बताया है। जैसे कि जॉन मार्शल ने बताया है कि 3250 BC से लेकर के 2750 BC के बीच का ये पीरियड रहा है। अर्नेस्ट मैकी ने कहा है कि 2800 BC से लेकर के 2500 BC तक के बीच का ये कार्यकाल पीरियड रहा है। माधव स्वरूप वत्स ने कहा है कि 3500 से 2500 BC के बीच में ये सभ्यता फ्लरिश हुई है। CJ गैड का कहना है कि 2350 BC से 1700 BC तक का पीरियड रहा है ये। मॉन्टमेर व्हीलर का कहना है कि 2500 BC से 1700 BC तक का टाइम रहा है हड़प्पा काल का। वॉल्टर ए फेयर सर्विस का कहना है कि 2000 BC से 1500 BC के बीच का टाइम रहा है हड़प्पा काल का। ठीक है, अब आगे की बात करें तो हड़प्पन कल्चरल जो साइट रही है ये कौन से मतलब ये कितने पार्टों को कवर किया है इसने? कहाँ के पार्ट? इंडिया और पाकिस्तान, यही दोनों साइट थी जहाँ पे, यही दोनों जगह थी जहाँ पे ये साइट्स हमको प्राप्त हुई हैं। ठीक है, तो कौन कौन से पार्ट हैं? पंजाब हो गया, सिंध हो गया, बलूचिस्तान हो गया, गुजरात, राजस्थान एंड द फ्रिंजेस ऑफ वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो याद रखेंगे कहाँ कहाँ पे ये, कौन कौन सी जगह पे ये साइट्स पाई गई हैं। उसके बाद इनके विस्तार की बात करें तो जो नदर्न मोस्ट साइट थी वो जम्मू कश्मीर के मांडा नामक जगह से लेकर के थी। और मांडा
कौन सी नदी के किनारे पड़ता है? चिनाब नदी के किनारे पड़ता है, ठीक है। और जो आईवीसी की जो वेस्टर्न मोस्ट साइड थी वो कहाँ पे? पाकिस्तान में सुतकांगे डोर नामक जगह है, ये वहाँ तक जाती है। और उसके बगल में जो रिवर गई है वो दस्क रिवर है। अगर पूर्वोत्तर पार्ट की बात करें तो यूपी के आलमगीरपुर तक फैला हुआ है और हिंडन नदी के किनारे पड़ता है। दक्षिण में जो इसका विस्तृत गया है ये महाराष्ट्र तक गया है, दाइमाबाद महाराष्ट्र तक। और नदी कौन सी कवर करी है, मतलब कौन सी नदी किनारे है? तो प्रवरा नदी के किनारे है, ठीक है। तो इस पिक्टोग्राफी के माध्यम से आपको थोड़ा इजी हो गया होगा इसको, वरना लिखा रहता है तो बहुत कभी कभी टीडियस हो जाता है उसको पढ़ना, ठीक है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन की कुछ बात करें तो अर्ली हड़प्पन फेज़ 3300 से 2600 BCE तक का पीरियड माना जाता है, ठीक है। हड़प्पन फेज़ को भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, अर्ली, मैच्योर और लेट। जो अर्ली हड़प्पन फेज़ है वो 3300 से 2600 BCE तक का पीरियड है। मैच्योर हड़प्पन फेज़ 2600 से 1900 BCE तक का पीरियड है। और लेट हड़प्पन फेज़ 1900 से 1300 BCE तक का पीरियड है, ठीक है। कल मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि आपको बताऊंगी BC और AD के बीच का फ़र्क, तो सबसे पहले हम उसको देख लेते हैं, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। हाँ, तो देखिए BC और BCE दोनों का मतलब सेम होता है। BC का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, ठीक है। अगर सिंपल शब्दों में समझें तो जो क्रिश्चियन रिलीजन को मानने वाले हैं, ठीक है, क्रिश्चियन रिलीजन को जो मानने वाले हैं वो क्राइस्ट को मानते हैं, भाई सीधी सी बात है। तो ये एक पॉइंट हो गया, ठीक है। ये देखिए ऐसे, रुकिए, ये क्राइस्ट का बर्थ पीरियड हो गया, ठीक है। अब ये हम 0 कंसीडर करेंगे। इसके बाद का जो कार्यकाल है ये हम AD के रूप में मानेंगे, या इसी को कॉमन एरा के नाम से जानते हैं। और इससे इस 0 से पहले का जो कार्यकाल रहा है उसको BC या BCE मानेंगे, ठीक है। इनका बेसिक फ़र्क मेन इतना सा है कि जो क्राइस्ट को मानते हैं, जीसस को मानते हैं, वो इसको बिफोर क्राइस्ट पीरियड कहते हैं, ठीक है। बिफोर वो क्राइस्ट कहते हैं, और 0 से बाद वाली यानी कि क्राइस्ट के बर्थ के बाद वाले पीरियड को एनो डोमिनी कहते हैं, ठीक है। जो जीसस को नहीं मानते हैं वे इसको बिफोर कॉमन एरा के नाम से जानते हैं, बस इतना फ़र्क है। तो चाहे आप BC कहें या बिफोर कॉमन एरा, दोनों सेम बात है। और कॉमन एरा या AD कहें, दोनों सेम बात है। तो बिफोर कॉमन एरा या कॉमन एरा, ये जो जीसस को नहीं मानते हैं, जो नॉन क्रिश्चियंस हैं, वो इन वर्ड्स का यूज़ करते हैं। और जो जीसस को मानते हैं या उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है इन सब चीज़ों से, तो वो बिफोर क्राइस्ट और AD का यूज़ करते हैं, बस इतना सा फ़र्क है, ठीक है। चलिए हम लेक्चर को अपने पुनः कंटिन्यू करते हैं। तो हमने हड़प्पा सभ्यता का विस्तार देखा कि कहाँ से कहाँ तक रहा है। साथ ही आप ये जान लें कि हड़प्पा जो एरिया रहा है ये 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर तक फैला था, जो आज के पाकिस्तान से बड़ा एरिया हुआ करता था कभी भी, ठीक है। और एंशियंट इजिप्ट और मेसोपोटामिया से भी बड़ी सभ्यता मानी जाती है ये। उसके बाद एज द एविडेंस स्टैंड्स द पॉपुलेशन ऑफ मोहनजोदाड़ो वॉज अ मिक्सचर ऑफ एटलीस्ट 4 स्पीशीज़, ठीक है। एविडेंस को अगर देखते हैं, एविडेंस के आधार पे हम ये कह सकते हैं कि जो मोहनजोदाड़ो की पॉपुलेशन थी वो 4 स्पीसीज़ का मिक्सचर थी। पहला तो प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड थे, दूसरा मेडिटेरेनियंस, तीसरा अल्पाइंस, चौथा मोंगोलॉइड्स, ठीक है। फाउंडर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ वेरियस आर्कियोलॉजिस्ट। अब अलग अलग आर्कियोलॉजिस्ट की अलग अलग मान्यता है कि किसने
सिंधु घाटी सभ्यता के फाउंडर रहे हैं? कौन सिंधु घाटी सभ्यता के फाउंडर रहे हैं? तो डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप का मानना है कि आर्य लोग जो है सिंधु घाटी सभ्यता के फाउंडर रहे हैं। ठीक है। वी गॉर्डन चाइल्डीन व्हीलर का मानना है कि सुमेरियंस रहे हैं। राखाल दास बनर्जी का मानना है कि द्रविडियंस रहे हैं। ठीक है। द सिटीज़ एक्सकेवेटेड इन इंडस वैली कैन बी कैटेगराइज्ड इन दी फॉलोइंग ग्रुप्स। तो जो सिटीज़ प्राप्त हुई हैं, खनन से प्राप्त हुई हैं इंडस वैली की, उसको विभिन्न ग्रुप में बांटा जा सकता है। पहला सेंट्रल सिटी, दूसरा कोस्टल सिटी या डॉक यार्ड्स, तीसरा अदर सिटीज़ एंड टाउन्स हो गए। द 3 मेजर सिटीज़ ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन हड़प्पा, मोहनजोदड़ो एंड धोलावीरा वर द लार्ज टाउन। ठीक है। तो IVC की तीन मेजर जो साइट्स रही हैं, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और धोलावीरा, ये 3 बड़ी साइट्स मानी जाती हैं यहाँ की। द वास्ट माउंट्स वर फर्स्ट रिपोर्टेड बाय चार्ल्स मेसन इन 1826। जो बड़े बड़े टीले प्राप्त हुए हैं, जो विस्तृत टीला एक सबसे बड़ा प्राप्त हुआ है, उसको चार्ल्स मेसन ने 1826 में एक्सकेवेट किया था। ठीक है। इन 1921 मिस्टर RB दयाराम साहनी सर्वेड दी हड़प्पन कल्चर इन मोंटगोमरी डिस्ट्रिक्ट। ठीक है। उसके बाद 1921 में RB दयाराम साहनी ने हड़प्पन कल्चर का सर्वे किया। ठीक है। और कहाँ से ये हड़प्पन कल्चर हमको मिला है? मोंटगोमरी डिस्ट्रिक्ट, जो आज की डेट में साहिवाल में पड़ता है, पंजाब प्रोविंस, पाकिस्तान में। ठीक है। और ये कहाँ पड़ता है? कौन सी नदी के किनारे बसता है? तो रावी नदी के लेफ्ट साइड में पड़ता है। ठीक है। एंड इन 1923 एक्सकेवेशन प्रोसेस स्टार्टेड विद कॉन्टिन्यूटी। और सन 1923 के बाद से ये खनन की प्रक्रिया जारी रही है। इन द ईयर 1920 to 21 एंड 1933 to 34 मिस्टर माधव स्वरूप वत्स and in 1946 Mr. Montmere Wheeler had started the excavation process on large scale। 1923 के बाद से हड़प्पा कालीन सभ्यता का जो खनन का प्रोसेस था वो चलता गया है। 1920-21 में माधव स्वरूप वत्स, 1933-34 में सॉरी फ्रेंड्स, कन्फ्यूज़न में स्टेटमेंट गलत हो गया। 1920-21 और 1933-34 में मिस्टर माधव स्वरूप वत्स ने और 1946 में मिस्टर मोंटमियर व्हीलर ने लार्ज बेसिस पे एक्सकेवेशन को स्टार्ट किया था। ठीक है। खनन प्रोसेस को शुरू किया था। हड़प्पा हैड 2 माउंट्स। हड़प्पा, the eastern side mounds was known as city mounds and the western one was called as कैसल माउंट। ठीक है। जो ईस्टर्न साइड पे माउंट हुआ करता था उसको सिटी माउंट के नाम से जाना जाता था, और हड़प्पा के जो वेस्ट साइड में होता था इसको कैसल माउंट के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है। द रेसिड्यू ऑफ ग्रेनरी वॉज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ 12 रूम्स। और जो ग्रेनरी के हमें साक्ष्य मिले हैं वे 12 कमरे थे। 2 रो के साथ 2 रो बनी हुई थी। हर रो में 6-6 कमरे डिवाइडेड थे। ये कमरे में बेसिकली अन्य ग्रह कह सकते हैं, ग्रेनरी को अन्य ग्रह कह सकते हैं। ठीक है। तो 12 अन्य ग्रह हुआ करते थे। द फर्स्ट आर्टिफैक्ट अनकवर्ड इन हड़प्पा वॉज अ यूनिक स्टोन सील कार्व्ड विद अ यूनिकॉर्न एंड एन इंस्क्रिप्शन। जो पहला आर्टिफैक्ट हड़प्पा से हमने अनकवर किया था वह एक यूनिक प्रकार का स्टोन सील था जिसमें यूनिकॉर्न बना हुआ था। यूनिकॉर्न एक ऐसा जानवर है जो घोड़े की तरह दिखता है और उसके सर पे एक सींग होती है। ठीक है। और एक इंस्क्रिप्शन हमें प्राप्त हुआ था। उसके बाद सिमिलर सील्स विद डिफरेंट एनिमल सिंबल्स एंड राइटिंग्स हैव बीन फाउंड थ्रू आउट द रीजन। उसके बाद हमें अलग अलग जगह से सील में अलग अलग जानवर भी प्राप्त हुए हैं। डिफरेंट सील से डिफरेंट जानवर भी प्राप्त हुए हैं, उस सील में मेंशन है।
उसके बाद ऑल्दो द राइटिंग हैज़ नॉट येट बीन डिसाइफर्ड, क्योंकि हड़प्पा काल के सभ्यता की जो राइटिंग है अभी तक हम लोगों ने मतलब अभी तक डिसाइफर नहीं किया गया उनको, अभी तक कोई पढ़ नहीं सका है। एविडेंस फाउंड ड्यूरिंग द अर्ली आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन इज़ द मेजर सोर्स टू नो अबाउट द हड़प्पन कल्चर। तो मेनली हड़प्पन कल्चर के बारे में हमें जानकारी कैसे प्राप्त होती है, जो हमने खनन किया है, जो डिफरेंट प्रकार के ऑब्जेक्ट्स और सील वगैरह प्राप्त हुई हमने, जो डिफरेंट प्रकार की मोहरे प्राप्त हुए हैं, बर्तन प्राप्त हुए हैं, ईंटें प्राप्त हुई हैं और अलग अलग जो भी ऑब्जेक्ट्स हमें प्राप्त हुए हैं उन्हीं के आधार पे हम अनुमान लगा सकते हैं कि वह सभ्यता कैसी रही होगी और कैसा कैसा वहाँ पे सिस्टम रहा होगा। अब किन किन जानवरों की मूर्ति हमें इन सील से प्राप्त हुई है, तो एलिफेंट हो गया, राइनोसेरॉस हो गया, टाइगर हो गया, डियर हो गया, शीप हो गया। इन जानवरों की इमेज हमें सील से यानी मोहरों से प्राप्त हुई है। और टेराकोटा आर्ट में डिफरेंट हड़प्पा कल्चर के डिफरेंट टेराकोटा आर्ट में इन जानवरों को बार बार दिखाया गया है। बट द काऊ वॉज नॉट डिपिक्टेड ऑन द सील्स, ठीक है, इन सील में इन मोहरों पे काऊ का कोई भी मूर्ति नहीं प्राप्त हुई है। टेराकोटा आर्ट ऑफ द हड़प्पन कल्चर, ठीक है। मोहनजोदाड़ो हैज़ बीन वेरियसली इंटरप्रेटेड एज माउंड ऑफ द डेड मैन इन सिंधी लैंग्वेज। मोहनजोदाड़ो सिंधी सभ्यता में मोहनजोदाड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला, माउंड ऑफ द डेड मैन, ठीक है। मोहनजोदाड़ो इज़ लोकेटेड ऑन द राइट ऑफ द इंडस रिवर। मोहनजोदाड़ो कौन सी नदी के राइट साइड में उपस्थित है, लोकेटेड है, तो इंडस रिवर के राइट हैंड पे मोहनजोदाड़ो लोकेटेड है। कहाँ पे? पाकिस्तान के लरकाना डिस्ट्रिक्ट और सिंध प्रांत में, ठीक है। मोहनजोदाड़ो वॉज डिस्कवर्ड बाई राखाल दास बनर्जी इन 1922। मोहनजोदाड़ो को 1922 में राखाल दास बनर्जी के द्वारा डिस्कवर किया गया था। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पब्लिक प्लेस ऑफ मोहनजोदाड़ो सीम्स टू बी ग्रेट बाथ। एक बड़ा सा स्नानागार हमको मोहनजोदाड़ो सभ्यता से प्राप्त हुआ है, जो वहाँ का एक इम्पॉर्टेंट पब्लिक प्लेस माना जा सकता है। दिस ग्रेट बाथ सीम्स टू हैव बीन यूज्ड फॉर रिचुअल बाथिंग। ऐसा माना जाता है कि रिचुअल बाथिंग के लिए ये यूज़ होता था, ये बड़े बड़े स्नानागार रिचुअल बाथिंग्स के लिए यूज़ होते थे। इन मोहनजोदाड़ो द लार्ज बिल्डिंग इन द फॉर्म ऑफ रूइंस हैज़ बीन ऑब्टेन्ड। मोहनजोदाड़ो से हमें बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स भी प्राप्त हुई हैं, जो आज की डेट में सीधी सी बात है रूइन हो चुकी हैं, ख़राब हो चुकी हैं। दिस इज़ इन द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन ऑफ ग्रेट बाथ विद द डायमेंशन 70.1 इंटू 23.77 मीटर्स। अब ये जो बाथ एरिया दिया हुआ था उसका डायमेंशन दे रखा है, लंबाई चौड़ाई दे रखा है। सॉरी, बाथ एरिया की नहीं बल्कि बिल्डिंग की लंबाई चौड़ाई दे रखा है, ठीक है। दिस बिल्डिंग परहैप्स मेंट फॉर द रेजिडेंस ऑफ अ वेरी हाई ऑफिशियल। ऐसा माना जाता है कि ये बिल्डिंग जो होगी ये बड़े जो ऊंचे पदाधिकारी होते होंगे ये उनके रहने के लिए होती होगी। पॉसिबली हो सकता है हाई प्रीस्ट हिमसेल्फ के लिए, भाई जो एक मूर्ति आपने देखी होगी जिसमें बियर्डेड मैन है ना, टूटी फूटी, और अ कॉलेज ऑफ प्रीस्ट या फिर पीस्ट के लिए भी बिल्डिंग्स ये हो सकती हैं, जो भी उस टाइम की हाईएस्ट अथॉरिटी होती होगी। द मेन क्वालिटी ऑफ मोहनजोदाड़ो वॉज देयर रोड्स। मोहनजोदाड़ो की जो मेन क्वालिटी थी उनकी रोड्स थी। द मेन रोड हैड अ विड्थ ऑफ 9.15 मीटर, और इन रोड्स की चौड़ाई क्या होती थी? 9.15 मीटर, विच वॉज नोन एज राजपथ। इन रोड का नाम राजपथ हुआ करता था। द स्ट्रेट रोड इंटरसेक्ट ईच अदर एट द राइट एंगल। आज की डेट में जैसे आप चौराहे नहीं देखते हैं, राइट एंगल में काटते हैं एक दूसरे को, बिल्कुल उसी तरीके से। एंड द पेटर्ड रोड फ्रॉम स्क्वायर एंड क्वाड्रेंगल शेप्स। द आर्टिफैक्ट्स फाउंड फ्रॉम मोहनजोदाड़ो
आर मदर गॉडेस आइडल। जो हमें कलाकृतियाँ मिली हैं मोहनजोदाड़ो से वे क्रमशः हैं, एक मदर गॉडेस की मूर्ति प्राप्त हुई है, ये देखिए ये मदर गॉडेस की मूर्ति प्राप्त हुई है हमको, ये वाली। उसके बाद एक मिनट, ये मदर गॉडेस की मूर्ति हो गई। उसके बाद जो दूसरी मूर्ति है वो डांसिंग गर्ल स्टैचू है, ठीक है, जिस प्रीस्ट की बात कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले कि ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग हो सकता है प्रीस्ट की हो या किसी हाई अथॉरिटी की हो, तो ये प्रीस्ट हो गए। उसके बाद पशुपति शिवाजी की जो मूर्ति प्राप्त हुई है वो ये है, ठीक है। उसके बाद कुओं से हमको हाथी के बोन्स और कुछ स्केलेटन भी प्राप्त हुए हैं, हाथी के दांत प्राप्त हुए हैं और कॉटन क्लोथ के भी साक्ष्य देखे गए हैं, ठीक है। अब चनहूदड़ो के बारे में बात करेंगे। तो चनहूदड़ो सिचुएटेड 130 किलोमीटर साउथ ईस्ट ऑफ मोहनजोदाड़ो, ठीक है। मोहनजोदाड़ो के साउथ ईस्ट डायरेक्शन में 130 किलोमीटर की दूरी पर चनहूदड़ो स्थित है, ठीक है। और ये किसने डिस्कवर किया था? चनहूदड़ो को एनजी मजूमदार ने 1931 में एक्सकेवेट किया था ऑन लार्ज स्केल बाय EJH मैकी इन 1935-36। तो डिस्कवर किसने किया था? एनजी मजूमदार ने। डिस्कवर्ड मतलब खोज की कि हाँ कोई ऐसी सभ्यता हो सकती है, तो इसकी खोज मजूमदार ने की, जबकि इसका लार्ज स्केल में खनन जो किया है वे EGH मैकी ने 1935 से 1936 के बीच में किया है, ठीक है। उसके बाद रेमनेंट्स ऑफ झुक्कर एंड झांगर कल्चर वर फाउंड एट दिस साइट, ठीक है। तो चनहूदड़ो से हमें झुग्गर और झांगर कल्चर भी मिला हुआ है, ठीक है, झुग्गर और झांगर कल्चर। दिस प्लेस में बी अ इंडस्ट्रियल हब वेयर शेल मेकिंग, बैंगल मेकिंग, बीड मेकिंग टुक प्लेस। ऐसा माना जाता है कि चनहूदड़ो एक इंडस्ट्रियल हब हो सकता है। इंडस्ट्रियल हब कौन से एरियाज़ होते हैं? जहाँ पे भिन्न भिन्न प्रकार की वस्तुएं बनाई जाती हैं और लार्ज स्केल पे बेची भी जाती हैं। शेल मेकिंग हो गया, बैंगल मेकिंग यानी चूड़ी बनाने का अड्डा हो गया, बीड मेकिंग यानी मोतियों की माला वगैरह हो गई। ऐसा माना जाता है कि ये सब एक लार्ज स्केल पे वहाँ पे होता था। ऑर्नामेंटेड एलिफेंट टॉयज़, ठीक है, द वेस्टीज ऑफ वॉर डॉग दैट फॉलोड अ कैट, लिपस्टिक एट्सेट्रा हैव बीन फाउंड, ठीक है। तो मेनली इंडस्ट्रियल हब क्यों कह रहे हैं यहाँ पे? क्योंकि भिन्न भिन्न प्रकार की वस्तुएं लार्ज स्केल में बनाई जाती थी और मोस्ट प्रोबेबली बेची भी जाती रही होंगी, ठीक है। एलिफेंट्स, टॉयज़ हो गए, इवन लिपस्टिक वगैरह तक यहाँ से प्राप्त हुई हैं, ठीक है। चनहूदड़ो के बाद दूसरी साइट अब हम देखेंगे लोथल, ठीक है। तो लोथल सबसे पहले कौन सी नदी के किनारे है, कौन सा एरिया कौन सी नदी के किनारे है? इनफैक्ट घटना चक्र तो को आप जानते ही हैं कि इसकी लाइन टू लाइन इम्पॉर्टेंट है, इसलिए हर एक फैक्ट को बहुत ही ध्यान से पढ़ते समझते चलिए, ठीक है। लोथल कौन सी नदी के किनारे है? भोगवा नदी के किनारे है, ठीक है। कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? तो अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और गुजरात में पाई गई है ये साइट लोथल, ठीक है। इसको डिस्कवर किसने किया है? तो SR राव ने किया है सन 1954 में। लोथल से हमको डॉकयार्ड्स मिले हुए हैं। डॉकयार्ड्स मतलब बंदरगाह प्राप्त हुए हैं, ठीक है। ऐसा माना जाता है कि सामान बना करके बड़े लेवल पे यहाँ से इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया जाता था। भारत से लेकर के दूसरे देशों में जो है व्यापार किए जाते थे यहाँ से, लोथल से, ठीक है। टेराकोटा के फिगराइन मिली है यहाँ पे, हॉर्स की फिगराइन मिली है। कोई बोन वगैरह नहीं प्राप्त हुए हैं, बस मूर्ति प्राप्त हुई है, ठीक है। लोथल के बाद अब कालीबंगन की बात करें तो कालीबंगन कहाँ पे? हनुमानगढ़ी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, राजस्थान में, ठीक है। और कालीबंगन की खोज किसने की है? तो BB लाल ने की है सन 1961 में।
कालीबंगा से क्या क्या प्राप्त हुआ है आपको? मेसोपोटामियन सील प्राप्त हुआ है। अब देखिए सिंधुकालीन सभ्यता के साथ साथ जो दो सभ्यता चल रही थी, मेसोपोटामियन सभ्यता और इजिप्शियन, है ना, तो मेसोपोटामियन और इजिप्शियन सभ्यता जो साथ में चल रही थी, तो कालीबंगा से ये जो हमें मेसोपोटामियन सील्स प्राप्त हुए हैं, इसके आधार पे ये अनुमान लगाया जा सकता है कि मे बी ट्रेड होता रहा होगा, मे बी क्या होता ही रहा होगा, है ना भाई। लोथल से हमको बंदरगाह मिला है, कालीबंगन से हमको यहाँ की सील प्राप्त हुई हैं, तो ऐसा हो सकता है कि इन सील के माध्यम से व्यापार किए जाते रहे होंगे। या और कुछ फायर अल्टर्स, यज्ञ की वेदी मिली है, व्हील्स ऑफ टॉय कार्ट, ठीक है, एक जो है बुलक कार्ट जो है मिला हुआ है, टॉय कार्ट मिला हुआ है, उसके व्हील्स मिले हुए हैं, ठीक है, कालीबंगन से। उसके बाद दूसरी साइट के बारे में बात करें, धोलावीरा। तो धोलावीरा सेकेंड लार्जेस्ट साइट मानी जाती है हड़प्पा की। हड़प्पा काल की फर्स्ट लार्जेस्ट साइट कौन सी है? राखीगढ़ी, ठीक है। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में धौलावीरा सेकेंड लार्जेस्ट साइट है हड़प्पा की, और फर्स्ट लार्जेस्ट साइट है राखीगढ़ी। कहाँ पड़ता है? रन ऑफ कच्छ में, गुजरात में, धौलावीरा, ठीक है। धौलावीरा कहाँ पड़ता है? गुजरात में, याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद R.S. बिष्ट ने इसका खनन किया है। यहाँ पे धौलावीरा में टाउन प्लानिंग को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला फोर्ट, दूसरा सेंट्रल और थर्ड लोअर, ठीक है। एडवांस्ड वाटर मैनेजमेंट सिस्टम प्राप्त हुए हैं धौलावीरा से। ऐसा माना जाता है यहाँ पे 9 अलग अलग प्रकार के रिजर्वायर्स प्राप्त हुए हैं, ठीक है। और यहाँ पे वाटर को कंजर्व करने की बहुत एडवांस्ड प्रैक्टिस जो है परफॉर्म की जाती थी। भाई रिजर्वायर्स आज की डेट में रिजर्वायर्स बोले तो बांध आज की डेट में हम देखते हैं, है ना, पर सोचिए ये उस वक्त भी वहाँ के लोग जानते थे। इसी बेसिस पे हम कह सकते हैं कि वहाँ का जो वाटर मैनेजमेंट सिस्टम था वो काफ़ी एडवांस था। और IAS के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में इसको पूछा भी गया है 2020 में, ठीक है। पीपल यूज टू स्टोर वाटर इन दिस रिजर्वायर बाय बिल्डिंग डैम्स, ठीक है। डैम्स बना करके लोग इन पानी को स्टोर किया करते थे, ठीक है। तो यही कुछ साक्ष्य हैं, जैसे कि भाई अभी हमने देखा लोथल से हमको डॉकयार्ड मिला है, गुजरात का इलाका है, कोस्टल सिटी है, आपने देखा है कोस्ट के किनारे लगता है, तो उससे के बेसिस पे कह सकते हैं मेसोपोटामिया की सील भी भाई हमको कालीबंगन से प्राप्त हो गई। तो इस आधार पे जो है अनुमान लगाया जा सकता है कि बंदरगाह था, ऐसी इंडस्ट्रीज़ हुआ करती थी, और ऐसे बाहर दूसरे देशों के साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी किया जाता था, ठीक है। और ये क्वेश्चन जो आया है इसको ध्यान रखिएगा, एडवांस वाटर मैनेजमेंट सिस्टम कहाँ का था? धौलावीरा का। दूसरी साइड सुरकोतदा की बात करेंगे, तो सुरकोतदा कहाँ पे पाया गया है? कच्छ डिस्ट्रिक्ट, गुजरात में। यहाँ से क्या हमको एविडेंस प्राप्त हुए हैं? याद रखेंगे, एग्ज़ाम में कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। हॉर्स की बोन्स यहाँ से मिली हैं और कुछ पॉट बरियल्स भी मिले हैं। दूसरी साइट है दाइमाबाद। दाइमाबाद कहाँ सिचुएटेड थी, कहाँ लोकेटेड थी? तो महाराष्ट्र के अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में। इसको डिस्कवर किसने किया है? तो BP बोपार्दिकर ने किया है 1958 में। यहाँ पे ब्रोंज के गुड्स हमको मिले हुए हैं। तो चलिए कमेंट सेक्शन में बताइए कि ब्रोंज कौन सी 2 धातुओं से मिलकर के बना है और उनका क्या परसेंटेज रहा है, ठीक है। दूसरी साइड देखेंगे राखीगढ़ी। राखीगढ़ी लार्जेस्ट साइट ऑफ IVC इन इंडिया, ठीक है। इंडिया में IVC की जो सबसे बड़ी साइट है वो राखीगढ़ी को माना गया है। कहाँ पड़ता है? हिसार डिस्ट्रिक्ट, हरियाणा में। लोकेटेड इन घग्गर हकरा रिवर प्लेन, ठीक है। राखीगढ़ी घग्गर हकरा रिवर प्लेन पे बसा हुआ था। उसके बाद इसको डिस्कवर किसने किया है? सूरज भान ने डिस्कवर किया है 1969 में। दूसरी साइड की बात करेंगे रोपड़। रोपड़ कहाँ पे स्थित है? पंजाब में स्थित है। कौन सी रिवर के किनारे? तो लेफ्ट बैंक ऑफ द रिवर सतलज। सतलज रिवर के लेफ्ट बैंक में रोपड़ पड़ता है। रोपड़ कहाँ पे पड़ता है? पंजाब में, ठीक है। द करंट नेम ऑफ दिस सिटी इज़ रूपनगर।
रोपड़ को आज की डेट में रूपनगर के नाम से जाना जाता है। दिस सिटी वॉज डिस्कवर्ड बाई बीबी लाल, रोपड़ बीबी लाल ने डिस्कवर किया था 1950 में। दिस साइट वॉज एक्सकेवेटेड बाई यश दत्त शर्मा, ठीक है, और इस साइट को किसने खनन किया था? यश दत्त शर्मा ने किया था 1953-55 में। उसके बाद रंगपुर इज़ लोकेटेड इन सौराष्ट्र, रोपड़ के बाद दूसरी साइट है रंगपुर। रंगपुर सौराष्ट्र रीजन में पड़ता है, सौराष्ट्र रीजन ऑफ वेस्टर्न इंडिया। वही सीधी सी बात है, गुजरात वेस्टर्न इंडिया में पड़ता है ना, तो सौराष्ट्र वही गुजरात डिस्ट्रिक्ट में ही पड़ता, डिस्ट्रिक्ट बोल रहे हैं, गुजरात स्टेट में पड़ता है। ऑन द कोस्ट ऑफ अरेबियन सी इन गुजरात स्टेट, ठीक है, अरेबियन सी का कोस्ट लगता है, गुजरात में पड़ता है। On the basis of large vegetative remains, it can be said that these people used to cultivate rice, बाजरा and millet, ठीक है जी। यहाँ पे लार्ज बेसिस पे हमको वेजिटेटिव रिमेन्स मिले हैं, कई प्रकार की जो वनस्पतियाँ और प्राप्त हुए हैं, उसके आधार पे ये कहा जा सकता है कि यहाँ से राइस, चावल, बाजरा और मिलेट भी प्राप्त हुए हैं। दूसरी साइट की बात करें दाधेरी, दाधेरी वॉज अ प्री हिस्टोरिक एक्सकेवेशन साइट ऑफ गोविंदगढ़ डिस्ट्रिक्ट, लुधियाना, पंजाब, ठीक है। दाधेरी कहाँ पड़ता है? पंजाब में, ठीक है। ये प्री हिस्टोरिक एक्सकेवेशन साइट है, ठीक है, पंजाब में पड़ता है। दाधेरी मेनली किस लिए जाना जाता है? प्रिंटेड ग्रेवेयर कल्चर, ठीक है। पेंटेड ग्रेवेयर कल्चर जैसे कि आपने देखा होगा ओचरे रेड पॉट, ओसीपी के बारे में आपने देखा होगा पिछले चैप्टर में। उसी तरीके से ग्रे कलर के पॉट्स हमको प्राप्त हुए हैं, ठीक है, विच इज़ सपोज टू बी एसोसिएटेड विद द अराइवल ऑफ द आर्यंस, ठीक है। तो ऐसा माना जाता है कि ये जो पेंटेड ग्रेवेयर कल्चर है ये मेनली आर्यंस लेकर के आए थे, मतलब आर्यंस के अराइवल से एसोसिएटेड है, ठीक है। मेजर साइट्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड रिलेटेड रिवर्स, ठीक है। तो हड़प्पन साइट के पास कौन सी रिवर थी? रावी रिवर, मोहनजोदाड़ो, इंडस रिवर, कालीबंगन, घग्गर रिवर, लोथल, भोगवा रिवर, रोपर, सतलज रिवर, मांडा, चेनाब रिवर, दाइमाबाद, प्रवरा रिवर, आलमगीरपुर, हिंडन रिवर, सुतकांगेंडोर, दश्त रिवर और भगवानपुर सरस्वती रिवर, ठीक है। दूसरी साइड की बात करते हैं आलमगीरपुर। तो आलमगीरपुर हमने देखा कि आईवीसी का जो पूर्वोत्तर मतलब ईस्टर्न मोस्ट इलाका था आलमगीरपुर था, है ना, और ये कौन से रिवर के किनारे पड़ रहा था? हिंडन रिवर के किनारे, ठीक है। तो आलमगीरपुर मेरठ में सिचुएटेड है, यूपी में, ठीक है, मेरठ डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी। इट इज़ सिचुएटेड नियर हिंडन रिवर, हिंडन रिवर के पास है, पहले भी देख चुके हैं हम। अ स्मॉल टेराकोटा बीड लाइक स्ट्रक्चर कोटेड विद गोल्ड एंड एविडेंस ऑफ क्लोथ इज़ फाउंड एट दिस साइट। तो इस साइट से हमें क्या प्राप्त हुआ है? बीड जो गोल्ड से ढकी हुई, मतलब मोतियाँ जो गोल्ड से कवर्ड हैं, और कुछ कपड़ों के साक्ष्य भी यहाँ से मिले हैं, ठीक है। कुछ बर्तन भी यहाँ से मिले हैं, और यहाँ पे ट्रायंगल, पीकॉक एंड स्क्वायरल के भी इम्प्रेशंस मिले हुए हैं, ठीक है। अब हुलास की बात करते हैं। हुलास दूसरी जगह है। हुलास इज़ लोकेटेड इन सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी। हुलास यूपी के सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, ठीक है। हैंडमेड एंड वीड मेड पॉटरी विद जियोमेट्रिक और नेचुरलिस्टिक डिज़ाइन पेंटेड इन ब्लैक, चार्ट ब्लेड, बोन पॉइंट्स एट्सेट्रा हैव बीन फाउंड हियर। तो हुलास से हमें क्या क्या प्राप्त हुए हैं? कुछ ब्लेड्स हो गया, बोन पॉइंट्स हो गए, ठीक है, नेचुरलिस्टिक डिज़ाइन पेंटेड हो गए इन ब्लैक, क्या पॉटरी मिली है, ठीक है। हाँ, उसके बाद बनावली दूसरी साइट है, उसकी बात करते हैं। तो बनावली इज़ लोकेटेड इन हिसार डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा। बनावली हरियाणा में मिला है, लोकेटेड है। क्ले फिगर्स ऑफ द मदर गॉडेस एंड टॉय प्लो हैव बीन फाउंड हियर, ठीक है।
तो बनावली से क्या, मिट्टी के हमें कुछ फिगराइन मतलब मिट्टी की जो है मदर गॉडेस की मूर्ति मिली है, और कुछ टॉय 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 प्लो मिले हैं, हैव बीन फाउंड फ्रॉम हियर। ठीक है, यहाँ से टॉय प्लो भी मिले हैं। भगवानपुर एक दूसरी साइट हो गई वीसी की। तो भगवानपुर कहाँ पे लोकेटेड है, कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट हरियाणा में। ठीक है, कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट हरियाणा में। इट इज़ लोकेटेड ऑन द साउथ कॉर्नर ऑफ रिवर सरस्वती। रिवर सरस्वती के साउथ कॉर्नर में लोकेटेड है भगवानपुर। इट वॉज एक्सकेवेटेड बाई जेपी जोशी। ठीक है, किसने एक्सकेवेट किया था भगवानपुर को, जेपी जोशी ने किया था। दूसरी साइड की बात करें, मांडा। मांडा इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर चेनाब इन जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, रिवर चेनाब के किनारे जम्मू एंड कश्मीर में लोकेटेड है ये साइट मांडा। इट वॉज एक्सकेवेटेड बाई जेपी जोशी। जेपी जोशी ने एक्सकेवेट किया था, खनन किया था मांडा का 1982 में। इट इज़ कंसीडर्ड अ साइट एस्टैब्लिश टू प्रोक्योर वुड्स फ्रॉम हिमालयन रीजन एंड सेंड इट टू डाउन रिवर टू अदर टाउन्स ऑफ द IVC। ऐसा माना जाता है कि ये जो साइट है मांडा नाम की, ठीक है, तो यहाँ पे मेनली क्या था, यहाँ पे एक जगह इस्टेब्लिश की गई थी जो हिमालयन रीजन से लकड़ियों को जो है प्रोक्योर करती थी, खरीदती थी, और उसको और नीचे के रिवर साइट्स में और IVC की और साइट्स में जो है एक्सपोर्ट कह रही हूँ भेजा जाता था। ठीक है, यहाँ से मांडा से। उसके बाद दूसरी जगह की बात करें, सोनौली। तो सोनौली इज़ एन आर्कियोलॉजिकल साइट लोकेटेड इन भरौत तहसील बागपत डिस्ट्रिक्ट UP। ठीक है, तो सोनौली बागपत डिस्ट्रिक्ट UP में पड़ता है, जहाँ से 125 ग्रेव्स मिले हैं। ठीक है, जो कहाँ को बिलोंग करते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन को। उसके बाद दीज ग्रेव्स आर ओरिएंटेड इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। ठीक है, इस ग्रेव में भी जो भी बॉडीज़ होती थी या जो भी इस ग्रेव की पोजीशन थी वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में थी। ठीक है, एंड मोस्ट आर आइडेंटिफाइड एज प्राइमरी ह्यूमन बरियल्स। ठीक है, सम ऑफ द बरियल्स आर फाउंड विद एनिमल बोन्स। ठीक है, कुछ बरियल्स ऐसे भी रहे हैं जहाँ से हमको एनिमल बोन्स, गोल्ड, कॉपर और बैंगल्स भी प्राप्त हुए हैं। हड़प्पन्स वर नोन टू सिल्वर। ठीक है, हड़प्पन्स को सिल्वर यानी चांदी की जानकारी थी। ठीक है, चांदी के साथ साथ इसको कॉपर कल्चर भी कहते हैं, कॉपर की भी जानकारी थी। अच्छा, यहाँ से हमें गोल्ड के भी एक्सकेवेशन में गोल्ड भी प्राप्त हुआ है ना। तो ऐसा कहा जाता है कि इनको मतलब ऐसा माना जा सकता है कि सिल्वर, ब्रोंज, गोल्ड, कॉपर इन सब की जानकारी थी। ठीक है, एविडेंस ऑफ इट्स प्रॉपर यूज़ हैज़ बीन फाउंड फ्रॉम मोहनजोदाड़ो एंड हड़प्पा। ठीक है, तो मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा से चांदी के प्रॉपर साक्ष्य मिले हुए हैं। दीज पीपल यूज टू गेट सिल्वर फ्रॉम माइंस ऑफ जवार एंड अजमेर इन राजस्थान। तो ऐसा माना जाता है कि ये जो चांदी इनको प्राप्त होती थी ये राजस्थान के जवार और अजमेर नामक माइंस से प्राप्त होती थी, कारखाने से प्राप्त होती थी। ठीक है, अदर सोर्सेज ऑफ सिल्वर फॉर हड़प्पा एंड मोहनजोदाड़ो वर अफगानिस्तान एंड ईरान। चांदी के और जो सोर्सेस थे, मतलब ये राजस्थान से तो प्राप्त करते ही थे जवार और अजमेर से, उसके अलावा अफगानिस्तान और ईरान से भी इनको चांदी की प्राप्ति होती थी। ठीक है, चांदी आती थी वहाँ से मेनली। अब देखिए, हड़प्पन पॉटरी की बात करें तो ये ब्राइट रेड या डार्क रेड कलर की होती थी, यूनिफॉर्मली स्टर्डी मतलब मजबूत होती थी और बाकायदा पकी हुई होती थी। ठीक है, ये देखिए ये पॉटरीज हैं। तो जो चक्के से बर्तन नहीं बनाए जाते हैं उसी चक्के से ये बर्तन बनाए जाते थे। कई पेंटेड भी होते थे और कई प्लेन भी होते थे, है ना। जो प्लेन पॉटरी होती थी वो सिंपली रेड कलर की होती थी, उसमें कोई भी कलाकारी वगैरह नहीं होती थी। और यूजुअली द प्लेन वेयर इज़ यूजुअली ऑफ रेड क्ले, लाल मिट्टी की होती थी, विद और विदाउट फाइन रेड स्लिप। ठीक है, द पेंटेड पॉटरी वॉज ऑफ रेड एंड ब्लैक कलर। पेंटेड पॉटरी रेड और ब्लैक कलर की होती थी, यू कैन सी हियर।
और सेवरल मेथड्स वर यूज्ड बाय पीपल फॉर डेकोरेशन ऑफ पॉटरी। ठीक है, इन पॉटरी को डेकोरेट करने के अलग अलग मेथड्स यूज़ किए जाते थे। पॉलीक्रोम पॉटरी वॉज रेयर एंड मेनली comprised small vases decorated with geometric pattern, mostly in red, black and green and less frequently in white and yellow। पॉलीक्रोम पॉटरी कहने का मतलब हुआ कि रेड के अलावा हमें रेयर ही और कलर देखने को मिलते हैं, मतलब भिन्न भिन्न प्रकार कलर्स के पॉटरी तो हमको देखने को नहीं मिलते हैं। ठीक है, मेनली रेड कलर ही देखने को मिलता है इन बर्तनों में। ठीक है, और उसमें अलग अलग जियोमेट्रिक पैटर्न्स बने होते थे, मोस्टली रेड कलर के होते थे। ठीक है, ग्रीन कलर का भी कहीं कहीं इस्तेमाल हुआ है। एंड लेस फ्रीक्वेंटली, देखिए रेड का इस्तेमाल हुआ है, ग्रीन का इस्तेमाल हुआ है, और बहुत ही कम जगह वाइट और कलर का भी इस्तेमाल हुआ है, वाइट और येलो कलर का भी इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, द कलर स्कीम अडॉप्टेड फॉर पेंटिंग वॉज लाइट ब्लैक चॉकलेट और लाइट रेड ओवर द बफ ऑफ ग्रीनिश बफ बैकग्राउंड। ठीक है, जो ग्रीन बैकग्राउंड होती थी वहाँ पे काले रंग का, लाल रंग का और हरे रंग का भी इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, द इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज अ ब्रोंज एज कल्चर। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी वो एक ब्रॉन्ज एज कल्चर थी। ब्रोंज किससे किससे मिलकर के बना है? कॉपर और टिन से मिलकर के बना है। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि ब्रोंज किस किस एलिमेंट से मिलकर के बना है, तो कॉपर और टिन से मिलकर के तो बना ही बना है। आप मुझे परसेंटेज बताइए कि कौन सी मात्रा में कौन से एलिमेंट को यूज़ किया जाता है यहाँ पे। इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग थे ये आयरन से परिचित नहीं थे। ठीक है, तो आईवीसी के लोग आयरन से परिचित नहीं थे। यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम बहुत ही एडवांस था जो कि स्लैब से कवर होता था। स्लैब्स मतलब पत्थरों से, बड़े बड़े पत्थरों से यहाँ की नालियाँ कवर होती थी। ट्रेड एंड कॉमर्स वर इन एडवांस स्टेज। ट्रेड और कॉमर्स एडवांस स्टेज में होता था। द पीसेस ऑफ एविडेंस ऑफ बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल ट्रेड हैव बीन फाउंड। ऐसा पाया जाता है कि इंटरनल ट्रेड तो होते ही थे, एक्सटर्नल ट्रेड मतलब कि आउट ऑफ दीज साइट्स जैसे कि मेसोपोटामिया और इजिप्शियन कल्चर के साथ भी यहाँ के ट्रेड होते थे। ठीक है, मेनी पीसेज ऑफ एविडेंस ऑफ वर्शिपिंग ऑफ मदर गॉडेस फ्रॉम इंडस वैली हैव बीन फाउंड। ठीक है, मदर गॉडेस की काफ़ी सारी मूर्तियाँ मिली हैं जिसके आधार पे हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में मदर गॉडेस की पूजा की जाती थी। मार्शल आइडेंटिफाइड द फिगर विच ही फाउंड ड्यूरिंग एक्सकेवेशन एज एन अर्ली फॉर्म ऑफ हिंदू गॉड शिवा और पशुपति फ्रॉम द एक्सकेवेशन ऑफ हड़प्पा। ठीक है, मार्शल को, जॉन मार्शल जो थे, इन्होंने एक फिगर, एक मूर्ति को आइडेंटिफाई किया है एज अ शिवा, उन्होंने बताया इस चीज़ को। ठीक है, मेनली पशुपति की वो मूर्ति थी और पशुपति सील इन विच द 3 फेस्ड मेल गॉड इज शोन। ठीक है, उस पशुपति सील में 3 चेहरे थे, उन मेल गॉड के 3 चेहरे थे और वे एक योगिक पोस्चर में बैठे थे, सराउंडेड बाय राइनो और बुफेलो। राइनो और बुफेलो राइट साइड में थे और एलिफेंट और टाइगर उस इमेज के लेफ्ट साइड में थे। 1 मिनट का टाइम दे, मैं आपको दिखाती हूँ उस इमेज को। ये देखिए, कुछ इस तरीके से इमेज थी। ठीक है, लेफ्ट साइड में कौन कौन है यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लियरली। राइनो है और बुफेलो। ये बुफेलो दिख रहा है, ये राइनो दिख रहा है ना। ये देखिए, ये बुफेलो दिख रहा है, ये राइनो दिख रहा है। उसके बाद राइट साइड में एलिफेंट और टाइगर। ये एलिफेंट दिख रहा है, ये टाइगर दिख रहा है। ठीक है, और ये इमेज 3D नहीं है, बट यू कैन सी कि 3 फेजेस हैं। एक फेज ये है, एक फेज इधर है और एक फेज इधर है। देखिए, ये देखिए,
तो इस सील के आधार पर ये हमने अनुमान लगाया कि आईवीसी के लोग लॉर्ड शिवा, भगवान शिव की पूजा करते थे, या जो सिलेंड्रिकल स्टोन होता है जैसे शिवलिंग होता है उसकी पूजा किया करते थे, ठीक है। और ये जो लिंगम ये होता था, इसको लॉर्ड शिवा का, भगवान का, शिव जी का सिंबल माना जाता है। कॉटन वॉज फर्स्ट कल्टिवेटेड इन इंडिया फॉर क्लोथिंग, ठीक है। कॉटन को इंडिया में क्लोथिंग के पर्पज़ से इस्तेमाल किया जाता था, मतलब कॉटन के वस्त्र वगैरह प्रॉपर यूज़ किए जाते थे उस टाइम पे, ऐसे साक्ष्य भी मिले हैं। द एविडेंस ऑफ द अर्लीस्ट कॉटन कल्टिवेशन वॉज फाउंड बाई एक्सकेवेशन इन इंडिया, ठीक है। तो कॉटन के कल्टीवेशन के अर्लीस्ट साक्ष्य भी मिले हैं इंडिया से, खनन के द्वारा ऐसा पता चला है। फ्रॉम इंडिया इट रीच्ड टू ग्रीस, और ये जो कॉटन है था ये इंडिया से ग्रीस भी भेजा जाता था, ठीक है। और ग्रीस में कॉटन को हिंडन नाम से जाना जाता था, ठीक है। द कॉटन कल्टीवेशन इन इंडिया स्टार्टेड इन 3000 BC। कॉटन का कल्टीवेशन इंडिया में 3000 BC में हुआ था, वाइल इट वॉज कल्टिवेटेड इन इजिप्ट इन 2500 BC, ठीक है। इंडिया का कल्टीवेशन ही 3000 BC में हो गया था, ठीक है, जबकि इजिप्ट में इसको 2500 BC में कल्टीवेट किया गया था। इंडस वैली सिविलाइजेशन इज़ कंसीडर्ड टू बी अ सेक्युलर सिविलाइजेशन। ऐसा माना जाता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन एक सेक्युलर सिविलाइजेशन थी। सेक्युलर का क्या मतलब होता है? एक सेक्युलर उस स्थिति को कहते हैं जब किसी भी सेक्युलर स्टेट उस स्टेट को कहते हैं जब वो प्रॉपर स्टेट किसी भी स्पेसिफिक रिलीजन को महत्वता ना दे, मतलब कि सर्वधर्म संभाव वाली स्थिति, समान धर्मों को समान नज़रों से देखना और सब धर्मों को समान रूप से इज्जत देना, ठीक है। तो ऐसा माना जाता है कि आईवीसी एक सेक्युलर सिविलाइजेशन थी विद नो ट्रेस ऑफ थियोक्रेटिक और ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन, जहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन नहीं देखा गया है। मदर गॉडेस, लिंगम, उसके बाद पशुपति की मूर्ति और कई प्रकार के हमको जो है ऑब्जेक्ट्स प्राप्त हुए हैं, जिसके आधार पे हम ये अनुमान लगाते हैं कि हो सकता है कि इन ऑब्जेक्ट्स की पूजा होती थी, ठीक है। लेकिन कोई ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन जैसा हमने नहीं देखा कि हमें बहुत बड़े मंदिर प्राप्त हों, कि बहुत ज़्यादा ऐसे पुजारी वगैरह का घर या इस तरीके से जो है बहुत ऑर्गेनाइज्ड मैनर में चल रहा हो, ऐसा कुछ हमने नहीं देखा है। नो टेम्पल और प्लेस ऑफ वर्शिप हैज़ बीन फाउंड, है ना, कोई टेम्पल के साक्ष्य नहीं मिले हैं। द ओनली रिलीजियस सोर्स फ्रॉम दिस सिविलाइजेशन इज स्टैचूज मेड ऑफ मड एंड स्टोन एंड सील विच वर फाउंड हियर, ठीक है। जो ओनली रिलीजियस सोर्स जो यहाँ के हैं, जो हम मानते हैं कि मे बी इन चीज़ों की पूजा होती थी, वे मेनली मिट्टी से बने हुए हैं, ईंटों से बने हुए हैं, या सील पे उनको मेंशन किया गया है। बाय दिस इट इज़ नोन दैट फीमेल डीटी शिव और पशुपति एंड एनिमल लाइक स्नेक, एलिफेंट वर वर्शिप्ड, ठीक है। तो इन्हीं इमेज के माध्यम से, इन्हीं इमेज के साक्ष्यों के माध्यम से हम कह सकते हैं कि हो सकता है इन ऑब्जेक्ट्स की पूजा की जाती थी। वर्शिप ऑफ प्लांट, ट्रीज और इनएनिमेट स्टोन और अदर ऑब्जेक्ट इन फॉर्म ऑफ लिंग, योनि, सिंबल्स वाज फाउंड ड्यूरिंग दैट पीरियड, ठीक है। अब इस पीरियड में ऐसा कहा जाता है कि वृक्षों की पूजा की जाती थी, स्टोन्स की पूजा की जाती थी, लिंग की, योनि की और अलग अलग सिंबल्स की पूजा की जाती थी, ठीक है, जो हमें उस पीरियड में मिले हुए हैं। मेजर मेटल्स एंड देयर प्रोडक्शन साइट, अब जो मेजर मेटल्स जो हमें मेटल्स प्राप्त हुए हैं आईवीसी से वो कौन है? कॉपर हमें राजस्थान के खेतड़ी से और बलूचिस्तान से प्राप्त हुआ है। लेजुराइट बत्स खान अफगानिस्तान से प्राप्त हुआ है। ये सब टर्क्योइज, लेजुराइट ये मेनली पत्थर हैं, है ना, स्टोन्स हैं। ईरान, टर्क्योइज ईरान से प्राप्त हुआ है। सिल्वर जवार इन राजस्थान के जवार से प्राप्त हुआ है और अजमेर की माइन से भी प्राप्त हुआ है ना, 2 माइंस के नाम हमने देखे थे।
लेड अफगानिस्तान से प्राप्त हुआ है, शिलाजीत हिमालय से प्राप्त हुआ है, गार्नेट स्टोन गुजरात से प्राप्त हुआ है। एंशियंट इजिप्शियन सिविलाइजेशन फ्लरिश्ड अलोंग द बैंक ऑफ रिवर नाइल फॉर ऑलमोस्ट 3000 ईयर्स। ठीक है, लगभग 3000 साल पहले एंशियंट इजिप्शियन कल्चर फ्लरिश्ड हुआ था। कहाँ पे? रिवर नाइल के किनारे, नील नदी के किनारे। हर सभ्यता एक नदी के किनारे बसती है भाई, सीधी सी बात है। इंसान है, जानवर है, पानी तो पिएगा ही, है ना। तो जो भी सभ्यता का वास होता है हमेशा हर किसी नदी के किनारे पर ही होता है। ठीक है। नाइल रिवर इज़ नोन एज द लाइफ लाइन ऑफ इजिप्ट। नाइल रिवर इजिप्ट की लाइफ लाइन मानी जाती है। द नाइल इज़ अ मेजर नॉर्थ फ्लोइंग रिवर इन नॉर्थ ईस्टर्न अफ्रीका। तो नाइल एक मेजर नॉर्थ फ्लोइंग रिवर है अफ्रीका के नॉर्थ ईस्ट रीजन में, और जनरली रिगार्डेड एज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। और नाइल रिवर को वर्ल्ड की सबसे लंबे रिवर के रूप में जाना जाता है। इंडस वैली सिविलाइजेशन और मेसोपोटामियन एक साथ चलने वाली सभ्यता थी। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन के साथ साथ दो और सभ्यताएं चल रही थी, मेसोपोटामियन सभ्यता और इजिप्ट की सभ्यता भी चल रही थी। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ सिविलाइजेशन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। अब ये भिन्न भिन्न प्रकार की सभ्यताएं हैं, इनको नॉर्थ से साउथ के क्रम में लगाना है। ठीक है, नॉर्थ से साउथ के क्रम में कहने का क्या मतलब हुआ? मैप लीजिए और उस मैप में इन जगह को नोटिस करिए, ये जगह नॉर्थ से साउथ तक लोकेटेड हैं। ठीक है, उसी आधार पे इनको नॉर्थ से साउथ का क्रम बताया जा रहा है। एस्टेक सभ्यता, माया सभ्यता, मुइस्कू सभ्यता और इनका सभ्यता। ठीक है, एस्टेक सभ्यता का ओरिजिनेशन माना जाता है नॉर्थ मैक्सिको से, माया सभ्यता का ओरिजिनेशन माना जाता है ग्वाटेमाला से। ठीक है, मुइस्का सिविलाइजेशन का जो ओरिजिन माना जाता है वो कोलंबिया से, और इनका सभ्यता का ओरिजिन माना जाता है पेरू में। ठीक है, पीपल ऑफ सुमेरियन सिविलाइजेशन were the first to develop the art of writing in a proper system। ऐसा माना जाता है कि जो सुमेरियन सिविलाइजेशन थी, यहाँ पे सबसे पहले लिखने की जो आर्ट थी वो यहाँ पे प्रॉपर रूप से फॉलो करी जाती थी, और इनकी जो स्क्रिप्ट थी वो काफ़ी प्राचीन और बहुत इजी है। ठीक है, और इस जो स्क्रिप्ट का नाम था ये कूनीफॉर्म स्क्रिप्ट था। ठीक है, और ये स्क्रिप्ट जो है अर्लीस्ट सिस्टम ऑफ राइटिंग माना जाता है, ये सुमेरियन जो स्क्रिप्ट थी। ठीक है, अब रिसर्चर्स एंड देयर ओपिनियन ऑन द डिवास्टेशन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, रीज़न फॉर डिवास्टेशन एंड रिसर्चर्स, मतलब इन रिसर्चर्स हर अलग अलग रिसर्चर्स के मुताबिक जो IVC का डिवास्टेशन था वो अलग अलग रहा है। मार्शल मैकी और SR राव के मुताबिक IVC का जो एंड हुआ है वो फ्लड से हुआ है। गॉर्डन चाइल्ड, मॉर्टिमर व्हीलर और स्टुअर्ट पिगट के अनुसार आर्यों के अटैक से इस सभ्यता का अंत हुआ है। ऑरियल स्टीन और एमालनंद के अनुसार क्लाइमेट चेंज हुआ था, उसके बाद अंत हुआ है। MR साहनी, HT लैम्ब्रिक, GS डेल के अनुसार जियोलॉजिकल कुछ चेंजेस रहे होंगे, उस बेसिस पे अंत हुआ है IVC का। KUR कैनेडी के अनुसार एपिडेमिक आ गया था, इस तरह से IVC का अंत हुआ है। तो इस तरह से हमने सेकंड चैप्टर यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का थ्योरी पार्ट कवर कर लिया है। अब हम क्वेश्चन पार्ट कवर करेंगे।